नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धर्मवीर और आज हम जानेंगे एंडोक्राइन जो सिस्टम है यानी अंतःस्रावी जो तंत्र है। इससे पहले वीडियो में हमने जाना था कि ग्लैंड्स कितने प्रकार की होती हैं। एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन और मिक्स ग्लैंड्स के बारे में हमने विस्तार से जाना था। अब आज हम जानेंगे जो एंडोक्राइन सिस्टम है और जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं यानी अंतःस्रावी जो ग्रंथियां हैं, यानी वो हार्मोन होते हैं और हार्मोन का के ऊपर योग का क्या प्रभाव पड़ता है। यानी एंडोक्राइन जो सिस्टम है उसके ऊपर योग का क्या प्रभाव पड़ता है या कैसे उसको सक्रिय रखती है योग की जो विभिन्न क्रियाएं हैं, आज उसको हम विस्तार से जानेंगे। देखिए, एंडोक्राइन सिस्टम में मुख्य रूप से जो ग्लैंड होती हैं, जो ग्रंथियां होती हैं, वो कौन कौन सी हैं। देखिए, सबसे पहले पिट्यूटरी ग्लैंड होती है और इसकी लोकेशन जो मस्तिष्क हमारा होता है, यहाँ लगभग यहाँ पर इसकी लोकेशन होती है। और इसके बाद पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, इसकी लोकेशन यहाँ होती है, जिसे तीसरा नेत्र या बायोलॉजिकल ग्लैंड भी कहा जाता है। इसके बाद थायराइड, यानी हमारा जो लैरिंग सिस्टम है और हमारी जो ट्रैकिया है उसके साथ में होती है, और फिर उसी के साथ पैराथायराइड होती है। दोनों जो सतन है इनके मध्य पर जहाँ अनाहत चक्कर होता है, यहाँ पर जो ग्लैंड होती है वो थाइमस होती है। और हमारी जो दोनों किडनियां होती हैं, इन किडनी के जो ऊपर का जो भाग होता है उसके ऊपर भी ग्लैंड होती है, जिसे एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं, या दूसरा नाम उसका सुप्रारीनल ग्लैंड है। ठीक है जी। कॉर्टेक्स, यानी किडनी के ऊपर का जो भाग होता है उसे कॉर्टेक्स कहते हैं, भीतर का भाग होता है उसे मेडुला कहते हैं। तो कॉर्टेक्स जो भाग होता है उसके ऊपर जो होती है वो एड्रिनल ग्लैंड होती है, जिसे सुप्रारीनल ग्लैंड भी कहा जाता है। और जो नीचे होती हैं वो गोनाड्स होती हैं, यानी सेक्स ग्लैंड्स होती हैं, यौन ग्रंथियां होती हैं, जो मेल और फीमेल में अलग अलग तरह से हार्मोन रिलीज करती हैं। फीमेल में प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन होता है, और मेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन, ये हार्मोन रिलीज गोनाड्स ग्लैंड करती है। तो ये जो सभी ग्रंथियां हैं ये एक समान मात्रा में हार्मोन रिलीज करती हैं। अगर ये ज़्यादा मात्रा में हो जाए तो भी नुकसानदायक होता है, और कम मात्रा में हो तो भी नुकसानदायक होता है। यानी बैलेंस की बात की है, और योग में भी बैलेंस की बात की जाती है, समत्वम की बात की जाती है। समत्वम योग उच्यते कहा जाता है, यानी सम रहना, चाहे जीत हो, चाहे हार हो, चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, चाहे दिन हो, चाहे रात हो, चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, चाहे मान हो, चाहे अपमान हो, यश हो, अपयश हो, सभी अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों में अपने आप को समान बनाए रखना ही जिस तरह से योग होता है, उसी प्रकार ये जो ग्लैंड्स हैं इनके अंदर जो हार्मोन स्राव होता है वो बैलेंस में होना जरूरी है। तभी हम स्वस्थ रह पाएंगे, तभी हमारा शरीर है उस स्टेबल रह पाएगा। इसलिए जीवन में देखा होगा हर जगह समत्वम की बात की है ना। विपरीत परिस्थितियां हो चाहे अनुकूल परिस्थितियां हो, हर जगह सम रहने की बात की गई है। तो अब हम इनको योग से जोड़ते हैं, यानी जितनी भी ग्लैंड्स हैं इनके ऊपर योग का कैसे प्रभाव पड़ता है, ये कैसे योग से सक्रिय होती हैं और अपना कार्य ठीक से कर पाती हैं। तो योग से योग की जो विभिन्न क्रियाएं होती हैं वो अलग अलग शरीर के पार्ट्स को कंट्रोल करती हैं, अलग अलग बॉडी के पार्ट्स पर या ऑर्गन्स पर अपना प्रभाव दिखाती हैं। तो एंडोक्राइन सिस्टम के लिए कौन सी योगिक क्रियाएं हैं जो विशेष उपयोगी हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है यूजीसी नेट की दृष्टि से, एग्जाम की दृष्टि से भी। और जो भी एमए या डिप्लोमा या एमएससी बीएससी योग के स्टूडेंट और जो खासकर अनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं योग के साथ जोड़कर, उनके लिए वीडियो बहुत ही उपयोगी रहने वाला है। तो देखिए, योगिक क्रियाओं में मुख्यतः आसन, प्राणायाम, मुद्रा, बंद, षटक्रम, ध्यान, इन क्रियाओं को मुख्यतः शामिल किया जाता है। तो देखिए, सबसे पहले हम आसन की बात करते हैं या योगासन की बात करते हैं कि कौन से योगासन हैं जो हमारे एंडोक्राइन सिस्टम को एक्टिव करते हैं या उनका नियमन करते हैं।
तो देखिए, सबसे जो पहला आसन है यानी स्टैंडिंग पोस्चर्स हम देख लेते हैं। तो ताड़ासन होता है, आपने देखा होगा ताड़ासन, इंटरलॉक हाथों करके ऊपर उठाते हैं ऐसे। तो ताड़ासन जो होता है वो बहुत ही अच्छा माना गया है एंडोक्राइन सिस्टम के लिए, क्योंकि उससे हमारी कई ग्लैंड्स के ऊपर प्रभाव पड़ता है। हमारी पीनियल ग्लैंड पर भी प्रभाव पड़ता है, पिट्यूटरी ग्लैंड पर भी प्रभाव पड़ता है, हमारी थाइमस ग्लैंड के ऊपर भी प्रभाव पड़ता है। इसके अतिरिक्त हमारा गरुड़ आसन होता है। गरुड़ आसन से भी हमारी पीनियल, पिट्यूटरी और जो हमारी किडनी के ऊपर होती है एड्रिनल ग्लैंड, उसके ऊपर भी प्रभाव पड़ता है। और इसी प्रकार त्रिकोणासन, त्रिकोणासन भी बहुत उपयोगी होता है। खड़े खड़े होते हैं हम, पैरों को चौड़ा करते हैं और ऐसे आप देखते होंगे, ध्यान होगा आपको। देखिए, जो भी मैं ये आसन और योग की जो क्रियाएं आपको बता रहा हूं, ये कुछ स्टैंडिंग पोस्चर थे। इसके बाद हम सिटिंग पोस्चर्स की बात करते हैं। एक दो आसन और जान लेते हैं इससे पहले। स्टैंडिंग में एक पादहस्तासन होता है, यानी खड़े खड़े आप जब हाथ ऊपर ले जाकर और नीचे टिकाते हैं सामने और अपना सर घुटनों से लगाते हैं, ये पादहस्तासन है। तो इस आसन के अभ्यास से भी हमारी जो पीनियल ग्लैंड है और हमारी जो एड्रिनल ग्लैंड है और हमारी जो गोनाड्स ग्लैंड्स है, इनके ऊपर प्रभाव पड़ता है। ठीक है। इसके अतिरिक्त आप जब अर्ध चक्रासन का अभ्यास करते हैं, खड़े खड़े पीछे देखा होगा आपने, हाथ ले जाकर ऐसे करते हैं, तो उसका प्रभाव हमारे थायराइड और थाइमस ग्लैंड के ऊपर पड़ता है। और इसके बाद हम स्टिंग पोस्चर्स की बात करते हैं। स्टिंग पोस्चर्स की अगर मैं बात करूं तो हमारे जितने भी स्टिंग पोस्चर हैं, यानी सिद्धासन है, पद्मासन है, और सिद्धासन, पद्मासन, वज्रासन और सुखासन, इन सब स्टिंग पोस्चर्स का प्रभाव हमारे गोनाड्स ग्लैंड्स पर पड़ता है। इसके अतिरिक्त आपका जो पश्चिमोत्तानासन होता है, जो पैरों को सामने फैलाकर अंगूठे पकड़ के घुटने लगाए जाते हैं, उसका प्रभाव भी हमारी गोनाड्स ग्लैंड्स पर और हमारी जो किडनी के ऊपर ग्लैंड होती है एड्रिनल, उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। देखिए, वैसे तो आसन संपूर्ण शरीर के जो सिस्टम है उन पर प्रभाव डालते हैं, लेकिन कुछ पोस्चर्स ऐसे होते हैं जिनका पर्टिकुलर प्रभाव या अधिक प्रभाव उस ऑर्गन पर या उस ग्लैंड पर पड़ता है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम आसनों को देख रहे हैं, बात कर रहे हैं। अब पश्चिमोत्तानासन के बाद मैं बात करूं तो उष्ट्रासन। तो उष्ट्रासन के अंदर भी हमारी जो थाइमस है और थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड है, इनके ऊपर प्रभाव पड़ता है। इसी प्रकार हमारा भूनमन आसन है, पैरों को स्ट्रेच करके आप आगे चीन और ठोड़ी टिका देते हैं, तो उसका प्रभाव भी हमारी गोनाड्स ग्लैंड्स के ऊपर पड़ता है। और भद्रासन जो स्टिंग पोस्चर है, उसका प्रभाव भी हमारे गोनाड्स ग्लैंड्स के ऊपर पड़ता है। और इसी प्रकार शशकासन, जो वज्रासन में बैठ के आप सीधा टिका देते हैं माथा जमीन के ऊपर, उसका प्रभाव भी हमारा पीनियल, पिट्यूटरी पर और हमारी जो गोनाड्स ग्लैंड्स है उनके ऊपर पड़ता है। इसी प्रकार जो योग मुद्रा होती है, आप जानते होंगे, पद्मासन लगा के पीछे हाथों को पकड़ के और सीधा चिन या माथा जमीन पर टिका देते हैं, योग मुद्रा। इसका प्रभाव भी हमारी एड्रिनल, गोनाड्स के ऊपर और पीनियल और पिट्यूटरी के ऊपर विशेष रूप से पड़ता है। अब आगे अगर हम बात करें सिटिंग पोस्चर्स के अलावा, कुछ सिटिंग पोस्चर्स और भी रह गए हैं। यानी मैं बात करूं वक्रासन, यानी एक पैर सीधा रखते हैं, एक को हम फोल्ड कर लेते हैं और ऐसे हम अर्ध मत्स्येंद्रासन की तरह ही करते हैं। ये सरल अभ्यास है, दोनों तरफ से हमें करना पड़ता है। तो इसका सीधा प्रभाव हमारे पैनक्रियाज जो होते हैं, क्योंकि पैनक्रियाज मिक्स ग्लैंड है, उसके ऊपर भी पड़ता है। तो पैनक्रियाज के जो हार्मोन है उनको एक्टिव करता है। पैनक्रियाज की जो अल्फा बीटा सेल्स हैं उनको एक्टिव करता है, यानी वक्रासन। और फिर इससे थोड़ा सा एडवांस रूप अर्ध मत्स्येंद्रासन, और फिर मत्स्येंद्रासन या पूर्ण मत्स्येंद्रासन। ये दाएं और बाएं यानी दोनों तरफ से होते हैं, वक्रासन, अर्ध मत्स्येंद्रासन, मत्स्येंद्रासन या पूर्ण मत्स्येंद्रासन। तो ये आसन भी सिटिंग पोस्चर्स में आते हैं और हमारी एड्रिनल ग्लैंड के लिए और हमारी गोनाड्स ग्लैंड्स के लिए और हमारी
जो अभी मैंने चर्चा की थी, जो जिनसे इंसुलिन हार्मोन निकलता है, यानी पैनक्रियाज के या अग्नाशय ग्लैंड के लिए, अग्नाशय जो होता है वहां से जो हार्मोन रिलीज होता है उसके लिए उपयोगी होता है। इसी प्रकार अगर मैं बात करूं कमर के बल लेट कर किए जाने वाले आसन, यानी स्पाइन लेइंग पोस्चर, यानी आप सीधा लेट जाते हैं कमर के बल, आपकी छाती ऊपर की तरफ रहती है, आपका फेस है वो अपवार्ड रहता है, यानी आसमान की तरफ रहता है, यानी सीधा आपको लेटना होता है, यानी रीढ़ की हड्डी के बल, कमर के बल, है ना, स्पाइन लेइंग पोजिशन। तो इसके अंदर जो आसन है उसमें सबसे पहले हम जमीन से थोड़ा सा ऊपर पैर उठाते हैं सीधा लेटकर, जिसे उत्तान पादासन कहते हैं। उत्तान पादासन का प्रभाव है हमारे सीधा गोनाड्स ग्लैंड्स के ऊपर पड़ता है, ठीक है। इसके अलावा इसमें एक दो वेरिएशंस होते हैं जिनका प्रभाव हमारे थाइमस और थायराइड और पैराथायराइड के ऊपर भी पड़ता है। इसके बाद अगर हम बात करें अर्ध हलासन की, जिसका सीधा प्रभाव हमारे गोनाड्स के ऊपर और हमारी जो पैनक्रियाज है उसके ऊपर पड़ता है और हमारे एड्रेनल ग्लैंड के ऊपर पड़ता है। और मैं सर्वांग आसन की बात करूं तो जिसमें सीधे पैर हो जाते हैं ऊपर की तरफ, पूरी पीछे से कमर को उठा दिया जाता है, हाथ पीछे लगा दिए जाते हैं, तो इसका प्रभाव हमारे थायराइड, पैराथायराइड के ऊपर बहुत विशेष रूप से पड़ता है और हमारे जो पीनियल और पिट्यूटरी ग्लैंड है उसको भी सक्रिय करता है। साथ में हमारी जो दूसरी जो ग्लैंड्स हैं, यानी हमारी गोनाड्स कहें या एड्रिनल कहें, थाइमस कहें, सभी के ऊपर इसका प्रभाव पड़ता है। इसलिए सर्वांग आसन बहुत ही उपयोगी आसन माना जाता है, ग्लैंड्स को सक्रिय करने के लिए, ग्लैंड्स को बैलेंस करने के लिए। इसी तरह से मैं बात करूं हलासन की, हलासन भी विशेष उपयोगी है हमारी थायराइड और पैराथायराइड के लिए और हमारे गोनाड्स ग्लैंड्स के लिए। तो इसके अतिरिक्त मैं बात करूं सेतुबंध आसन की, सेतुबंध आसन भी कमर के बल लेटकर ही होता है और सेतुबंध आसन भी हमारी थायराइड और पैराथायराइड और थाइमस और जो गोनाड्स ग्लैंड्स हैं उनमें बहुत ही उपयोगी है, बहुत ही अच्छा इसके रिजल्ट मिलते हैं। सेतुबंध आसन के बाद अगर मैं बात करूं चक्रासन की, जो कर सकते हैं इजीली। देखिए आप लोगों को जो आसन मैं बता रहा हूं ये गुरु के निर्देशन में ही करना है, योग विशेषज्ञ के निर्देशन में करना है, योग चिकित्सक के निर्देशन में करना है, अपनी कैपेसिटी, शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार ही करना है। और इन पोस्चर्स को देखा देखी या सीधा वीडियो सुनकर भी ना करें। हाँ, परीक्षा की दृष्टि से आप नोट डाउन कर सकते हैं, लेकिन एक बार अभ्यास आपको पहले किसी अच्छे विशेषज्ञ के सानिध्य में करना जरूरी है, अन्यथा लाभ की जगह हानि होने की संभावना हो सकती है। अब जैसे मैं चक्रासन की बात कर रहा हूं तो सामान्यतः जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं या ओल्ड एज पर्सन्स हैं या कुछ छोटे बच्चे हैं वो कई बार चक्रासन का अभ्यास नहीं कर सकते हैं या खड़े होकर चक्रासन करने का अभ्यास करते हैं या गिर सकते हैं या चोट लग सकती है, तो इन सावधानियों को भी हमें ध्यान में रखना है। तो चक्रासन का अभ्यास भी ग्लैंड्स को सक्रिय करता है, यानी आपकी पीनियल, पिट्यूटरी, थाइमस, है ना, गोनाड्स, इनके लिए बहुत ही अच्छा माना गया है। तो ये कुछ हमने पोस्चर्स की बात की जो खासकर कमर के बल लेटकर आसन थे। अगर इसके अलावा अगर मैं पवन मुक्तासन की बात करूं तो पवन मुक्तासन भी अच्छा होता है, जो आपकी एड्रिनल ग्लैंड है यानी अग्नाशय जो है उसकी जो बीटा सेल्स है उसमें जो इंसुलिन हार्मोन निकलता है उसको एक्टिव करता है और आपकी जो एड्रिनल ग्लैंड है उसके लिए भी यह आसन उपयोगी माना गया है। पहले एक एक लेग से कर सकते हैं, फिर बाद में आप दोनों लेग से इसका अभ्यास कर सकते हैं। अब आपको उल्टा हो जाना है, यानी प्रोन लेइंग पोजीशन, यानी एब्डोमिनल लेइंग पोजीशन। चेस्ट के बल आपको लेटना है, छाती के बल आपको लेटना है, पेट के बल आपको लेटना है, मोधा आपको लेटना है, जैसे आप मोधे सोते हैं ना ऐसे आपको लेट जाना होता है। उसमें कुछ पोस्चर है, यानी उसके अंदर भुजंगासन होता है ना, कोबरा पोज, स्नेक पोज। तो भुजंगासन आगे से ऐसे उठाते हैं तो उसका हमारा सीधा प्रभाव थाइमस ग्लैंड के ऊपर पड़ता है और गोनाड्स ग्लैंड्स के ऊपर पड़ता है। तो भुजंगासन, इसके अलावा हमारे पैनक्रियाज पर भी उसका प्रभाव पड़ता है, तो बहुत ही उपयोगी माना गया है यह आसन। भुजंगासन के अतिरिक्त आप त्रिएक भुजंगासन का अभ्यास भी करते हैं। जब दाएं और बाएं कंधे के ऊपर से दूसरे पैर की एडी को देखते हैं तो उसका प्रभाव भी आपकी थायराइड, पैराथायराइड और आपके गोनाड्स ग्लैंड के ऊपर और आपकी पैनक्रियाज के ऊपर
पड़ता है। इसके बाद अगर मैं बात करूं धनुरासन की, तो धनुरासन का प्रभाव भी आपकी थाइमस ग्लैंड के ऊपर, थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड के ऊपर, और गोनाड्स ग्लैंड्स के ऊपर, और आपकी पैनक्रियाज के ऊपर, और आपकी एड्रिनल ग्लैंड के ऊपर बहुत ही ज्यादा पड़ता है। इसी प्रकार अगर मैं बात करूं शलभासन की, शलभासन भी आप पहले एक एक पैर से कर सकते हैं और फिर बाद में आप दोनों पैरों की सहायता से ये आसन का अभ्यास कर सकते हैं। तो यह आसन आपकी गोनाड्स ग्लैंड्स के लिए बहुत ही अच्छा है। आपकी जो एड्रिनल ग्लैंड है और जो आपकी पैनक्रियाटिक ग्लैंड है उसके लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास माना गया है। तो ये पेट के बल लेटकर किए जाने वाले कुछ आसन की हमने चर्चा की, जो एंडोक्राइन सिस्टम के लिए, अंतःस्रावी जो ग्रंथियां हैं उनके लिए बहुत ही उपयोगी है। उनके स्त्राव को नियंत्रित करते हैं, उनके स्त्राव को बैलेंस करते हैं। यदि अधिक स्त्राव हो रहा है तो उसको नॉर्मल करते हैं, कम हो रहा है तो भी उसको बैलेंस करने की ये आसन कोशिश करते हैं। तो देखिए आसनों का ये सूक्ष्म प्रभाव है, एक दिन में इसका रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। काफी लंबे समय तक आप जब इनका अभ्यास करेंगे तो डेफिनेटली आपकी जो ग्लैंड्स हैं वो ठीक से प्रभावित होने लग जाएंगी, उनका ठीक से हार्मोन्स रिलीज होने लग जाएगा और आपका हार्मोन जो है वो बैलेंस में आ जाएगा। अब आसनों के बाद हम कुछ प्राणायाम की बात कर लेते हैं। तो प्राणायाम की अगर मैं बात करूं तो सबसे अच्छा जो प्राणायाम है, देखिए उज्जाई जो प्राणायाम होता है आपने किया होगा, मैं पहले बता चुका हूं। जिस तरह आसनों का अभ्यास आप किसी गुरु के निर्देशन में करेंगे, इसी प्रकार प्राणायाम का अभ्यास भी आपको, या प्राणायाम अगर आप सीखना चाहते हैं तो गुरु के सानिध्य में ही कीजिए या आप जो विशेषज्ञ के निर्देशानुसार ही कीजिए, खासकर जब आप प्रारंभ में प्राणायाम करते हैं। तो जो उज्जयी प्राणायाम है, यानी गले को सिकोड़कर जब हम श्वास लेते हैं ऐसे और फिर ऐसे लगाते हैं जालंधर बंद, और फिर राइट नोस्ट्रिल को क्लोज करके लेफ्ट से हम श्वास को बाहर निकाल देते हैं। ऐसे 3 से 5 बार हम करते हैं, फिर गले की मसाज करते हैं। तो उज्जाई जो प्राणायाम है वो गले के लिए, थायराइड के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है। इससे थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड्स जो है वो एक्टिव होती है, इन ग्रंथियों के ऊपर विशेष प्रभाव पड़ता है। इससे एसटीएच हार्मोन जो होता है, सोमेटिक ट्रोपिक हार्मोन, उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। जिन बच्चों का हाइट छोटी या बड़ी होती है उससे इस प्राणायाम के अभ्यास से बैलेंस हो जाता है, ठीक है। और जिनको घेंगा रोग है या गले में इंफेक्शन है या गले की प्रॉब्लम्स बढ़ रही है, थायराइड इंबैलेंस हो रहा है, थायराइड ग्लैंड इंबैलेंस है, पैराथायराइड इंबैलेंस हो रहे हैं, तो उनको बैलेंस करने का कार्य ये करता है। इसके अतिरिक्त मैं बात करूं दूसरे प्राणायाम की, अनुलोम विलोम या नाड़ी शोधन प्राणायाम। तो देखिए डिफरेंस मैंने एक अलग वीडियो में बता रखे हैं, अनुलोम विलोम और नाड़ी शोधन में क्या होता है। ये दोनों ही प्राणायाम हमारे पीनियल और पिट्यूटरी ग्लैंड के लिए बहुत ही उपयोगी है, पीनियल और पिट्यूटरी ग्लैंड के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो देखिए प्राणायाम का सूक्ष्म प्रभाव पड़ता है खासकर पीनियल और पिट्यूटरी पर। देखिए पीनियल ग्लैंड तो लगभग 15 वर्ष के बाद लुप्त हो जाती है, लेकिन जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, जिसे मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, ये सभी ग्रंथियों पे कहीं ना कहीं अपना कंट्रोल या नियंत्रण रखती है। और इसके ऊपर भी अगर कोई नियंत्रण रखता है तो वो हाइपोथैलेमस है, यानी इसका पिता कह सकते हैं। और इन सब का जो दादा है वो हमारा ब्रेन होता है, पूरा मस्तिष्क होता है। तो जो हमारा अनुलोम विलोम प्राणायाम है या नाड़ी शोधन जो प्राणायाम है, वो सीधा सीधा प्रभाव हमारे पीनियल और पिट्यूटरी ग्लैंड पर डालता है। इसके बाद अगर मैं बात करूं भस्त्रिका प्राणायाम, जो हम स्पीड लेते छोड़ते हैं श्वास को, तो भस्त्रिका प्राणायाम हमारे जो थाइमस ग्लैंड है इसके लिए बहुत ही उपयोगी है। और जो भ्रामरी प्राणायाम है, जो ऐसे सणमुखी या योनि मुद्रा लगाकर आप अभ्यास करते हैं, तो ये भ्रामरी जो प्राणायाम है इसका प्रभाव हमारी पीनियल और पिट्यूटरी ग्लैंड पर पड़ता है। पीनियल, पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस जो ग्लैंड्स हैं इनके ऊपर पड़ता है और ये ग्लैंड्स सक्रिय हो जाती हैं, यानी अपना कार्य सुचारू रूप से करने लग जाती हैं। तो ये भ्रामरी प्राणायाम बहुत ही उपयोगी है। इसके अतिरिक्त मूर्छा प्राणायाम, जो 45 डिग्री के ऊपर श्वास भर के आप करते हैं, तो ये मूर्छा प्राणायाम भी आपकी पीनियल, पिट्यूटरी और जो हाइपोथैलेमस ग्लैंड है इसके लिए बहुत ही अच्छा माना गया है। इसके अतिरिक्त कुछ प्राणायाम और हैं, लेकिन हमने ये मुख्य प्राणायाम ही जाने हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं षटक्रम की, तो देखिए षटक्रम की क्रियाएं 6 मुख्य होती है। और धोती जो होती है, धोती क्रिया, धोती
के प्रकार बताए गए हैं हठ घेरण संहिता में। तो धोती का सीधा प्रभाव हमारे धोती का मतलब धोना होता है, यानी धोती हम जो खाते हैं, आप डायरेक्ट ना खाना, एक्सपर्ट्स के निर्देशन में ही इस क्रिया को करना है। तो उसका हमारा हृदय चक्कर पर और थाइमस जो ग्लैंड है उस पर, और थायराइड और पैराथायराइड जो ग्लैंड है इसके ऊपर सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है। इसके बाद मैं बात करूं बस्ती की, तो बस्ती का प्रभाव हमारे गोनाड्स ग्लैंड्स के ऊपर पड़ता है। जो सेक्सुअल डिसऑर्डर है उससे वो ठीक हो जाती हैं, और गोनाड्स जो ग्लैंड है या काम ग्रंथियां जो होती हैं, सेक्सुअल जो ग्लैंड्स होती हैं, वो बिल्कुल सक्रिय हो जाती हैं, उन ठीक हो जाती हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं नेति की, नेति में आप जल नेति भी कर सकते हैं, सूतर नेति भी कर सकते हैं, रबड़ नेति भी कर सकते हैं, घृत नेति भी कर सकते हैं, दुग्ध नेति भी कर सकते हैं, तेल नेति भी कर सकते हैं। तो जितनी भी ये नेति के प्रकार है, ये सभी पीनियल और पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिव करते हैं, क्योंकि सारे शरीर का संचालन तो यहीं से होता है। तो इसमें जो हमारी नेति क्रियाएं हैं बड़ी भूमिका निभाती हैं। अब नेति क्रियाओं के बाद अगर मैं बात करूं नोली क्रिया, नोली देखिए मुख्यतः आजकल वाम नोली, वाम का मतलब लेफ्ट होता है, बाएं हाथ से जो की जाती है, तो पेट को एक तरफ से ही घुमाया जाता है। दक्षिण नोली यानी राइट साइड से जो की जाती है। एक होती है मध्यम नोली, यानी पेट को बीच से घुमाया जाता है। एक होती है भ्रमर नोली, पेट को गोल गोल घुमाया जाता है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो इसका सीधा प्रभाव हमारे गोनाड्स पर पड़ता है, हमारे पैनक्रियाटिक जो पैनक्रियाज है उसके ऊपर पड़ता है, उसको सक्रिय करता है, और हमारी जो एड्रिनल ग्लैंड है उसके ऊपर इसका सीधा प्रभाव पड़ता है। त्राटक, त्राटक क्रिया भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। त्राटक क्रिया का प्रभाव हमारे सीधा पीनियल ग्लैंड पर और पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर पड़ता है, हाइपोथैलेमस पर पड़ता है। तो त्राटक भी हमारी कुछ ग्लैंड्स को सक्रिय करता है। अब बात करें हम अंतिम कपालभाति की, तो कपालभाति में 3 प्रकार होते हैं, यानी एक श्वसन के साथ क्रिया होती है। तो जो श्वसन क्रिया होती है वो हमारे इसमें पैनक्रियाज के ऊपर, थाइमस के ऊपर सीधा प्रभाव डालती है, और जो जल के साथ क्रियाएं होती है जिसे जल कपाल भी कहते हैं, नासिका से लेकर मुख से पानी को निकालना और मुख से लेकर नासिका से पानी को निकालना। तो इसका सीधा प्रभाव हमारे, देखा होगा आप जब पानी नासिका से निकालते हो यहाँ दर्द होता है ना, या जल नेति का लोटा लेकर करते हैं तब भी यहाँ थोड़ा खिंचाव या दर्द सा होता है। तो सीधी बात है कि ब्रेन के ऊपर प्रभाव डाल रही है। तो ये क्रियाएं हमारे पीनियल, पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस ग्लैंड्स के ऊपर सीधा प्रभाव डालती हैं। तो ये बात की हमने कपालभाति की। इसके बाद मैं बात करूं मुद्राओं की, तो देखिए मुद्राओं में अगर मैं बात करूं तो महामुद्रा बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि महामुद्रा से कई प्रकार की जो ग्लैंड्स हैं वो सक्रिय होती हैं। फिर मैं बात करूं महावेद मुद्रा, ये भी बहुत ही अच्छी है खासकर गोनाड्स ग्लैंड्स के लिए। और मैं बात करूं मुद्राओं में अगर मैं बात करूं विपरीत करनी मुद्रा, विपरीत करनी जो सर्वांगासन की तरह ही लगभग होती है, तो इसका भी हमारा सीधा प्रभाव गोनाड्स पर, एड्रिनल पर, थाइमस पर, पैराथायराइड, थायराइड, पीनियल, पिट्यूटरी सभी ग्लैंड्स के ऊपर इसका प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा कुछ हस्त मुद्राएं भी होती हैं, ध्यान मुद्रा है, चिन्ह मुद्रा है, ज्ञान मुद्रा है, ये भी हमारे ब्रेन के लिए होती है, खासकर पीनियल, पिट्यूटरी ग्लैंड को सक्रिय करती हैं। तो इनका प्रभाव भी हमारे शरीर के ऊपर सीधा सीधा, शरीर की जो ग्लैंड्स है उनके ऊपर सीधा पड़ता है। नभो मुद्रा होती है जिसमें जिह्वा को मोड़कर पीछे तालु प्रदेश में लगाया जाता है। खेचरी मुद्रा जो होती है उसको भी जिह्वा को की एक प्रक्रिया होती है उसके तहत पीछे लगाया जाता है। तो ये भी कहीं ना कहीं पीनियल, पिट्यूटरी ग्लैंड को प्रभावित करती है या उनको स्टिमुलेट करती है, उनको उत्तेजित करती है। और इसी तरह जो भ्रकुटी मध्य हम ध्यान लगाते हैं, संभवी जो मुद्रा होती है वो भी हमारे पीनियल ग्लैंड के लिए बहुत ही उपयोगी होती है, और पिट्यूटरी ग्लैंड के लिए भी उपयोगी होती है, हाइपोथैलेमस के लिए भी उपयोगी होती है। तो सांभवी मुद्रा भी बहुत ही उपयोगी है। इसी प्रकार अगर कुछ मुद्राएं और भी हैं, लेकिन हमने कुछ सिलेक्टेड मुद्राओं की ही बात की है। अब मैं बंद की बात करूं तो देखिए तीनों जो बंद होते हैं, मूलबंद, मूलबंद का सीधा प्रभाव हमारी गोनाड्स ग्लैंड्स के ऊपर पड़ता है।
फिर मैं बात करूँ उड़ियान बंद का सीधा प्रभाव हमारे पैनक्रियाज पर यानी अग्नाशय के ऊपर पड़ता है और हमारी किडनी के ऊपर पड़ता है, यानी किडनी के ऊपर जो दोनों एड्रिनल ग्लैंड है उनके ऊपर पड़ता है। इसी प्रकार मैं बात करूं जालंधर बंद की, जिसमें ठोड़ी को कंठकूप में लगाया जाता है, तो इसका सीधा प्रभाव हमारे थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड के ऊपर पड़ता है। और तीनों जब बंद एक साथ लगा देते हैं तो महाबंद कहलाता है। उसका प्रभाव भी हमारी लगभग सभी ग्रंथियों के ऊपर पड़ता है। तो ये हमने चर्चा की बंद के बारे में। इसी प्रकार अगर मैं बात करूं ध्यान की, तो ध्यान का भी अंतःस्रावी तंत्र पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है। तो ध्यान में आप ओम ध्यान का अभ्यास भी कर सकते हैं, आप सोहम ध्यान का अभ्यास भी कर सकते हैं, आप जर्नली आती जाती श्वासों के ऊपर भी ध्यान कर सकते हैं, आप प्रेक्षा ध्यान का अभ्यास कर सकते हैं, आप विपश्यना ध्यान की आनापान क्रिया का अभ्यास कर सकते हैं। यानी मेडिटेटिव जो भी आजकल प्रचलित हैं और खासकर जो परंपरागत मेडिटेटिव क्रियाएं हैं उनका अभ्यास आपके पीनियल, पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस ग्लैंड के लिए बहुत ही उपयोगी है। ध्यान का सीधा प्रभाव इन ग्लैंड्स के ऊपर पड़ता है और इस वजह से पूरी जो ग्लैंड्स हैं वो संतुलित हो जाती हैं, उनका स्त्राव ठीक से होने लग जाता है, वो बैलेंस में आ जाती है। तो ध्यान बहुत ही उपयोगी क्रिया है, लेकिन आपको देखा देखी या वीडियो सुनकर ध्यान नहीं करना चाहिए। ध्यान के लिए आप किसी एक्सपर्ट से, किसी विशेषज्ञ के निर्देशन की जरूरत होगी। इसके ध्यान के अलावा आप कुछ मंत्रों की चैंटिंग कर सकते हैं, यानी आप ओम का उच्चारण कर सकते हैं और कुछ जो मंत्र होते हैं यानी गायत्री मंत्र है, महामृत्युंजय मंत्र है, या और जो हमारे वैदिक चैंटिंग जो होती है, वैदिक चांट्स जो है, उनका अभ्यास करने से भी आपकी पीनियल, पिट्यूटरी ग्लैंड्स बैलेंस में आ जाती हैं। तो ये हमने बात की योगिक क्रियाओं की। अगर अलग अलग ग्लैंड्स के लिए हम बात करेंगे तो आहार की भी चर्चा हो सकती है, वो वीडियो में हम अलग चर्चा करेंगे। लेकिन अभी हमने योग की जो मुख्य क्रियाएं थी जो वर्तमान में प्रचलित है, जिनका अभ्यास करवाया जाता है, वो किस प्रकार एंडोक्राइन ग्लैंड के लिए उपयोगी है, उनकी आज हमने चर्चा की। आज के लिए इतना ही, आगे फिर दूसरे वीडियो में हम और विस्तार से जानेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।